प्रिय छात्रों, सिविल सर्विसेज की तैयारी और सरकारी नौकरी बिल्कुल एक जैसी है। ये बात आपको वही बता सकता है जो स्वयं सिविल सर्वेंट रहा हो, जैसे कि मैं, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, यूपी गवर्नमेंट। P1 बैच के लिए ये वीडियो है, सभी के लिए ओपन है। तैयारी में और सरकारी नौकरी करने में प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं है, थ्योरेटिकली तो है ही नहीं। देखिए, नौकरी में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी एक छोटी सी चीज़ को पकड़कर विस्तार से गहराई में जाते हैं, छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और फिर बड़ा सा निष्कर्ष निकालते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट यहाँ भी होता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी आप यही करते हैं, एक छोटी सी चीज़ पकड़ते हैं, न्यूज़ में मान लीजिए समाचारों में कोई छोटी सी बात आई हुई है, उसको पकड़कर फिर आप उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड संविधान, विधि, लॉ, इतिहास, भूगोल इत्यादि जो भी है वो सब खोज डालते हैं। रूस यूक्रेन की केवल ये न्यूज़ थोड़ी पढ़नी है कि रूस ने कितनी मिसाइलें दागी और कितना नुकसान हुआ। रूस के बारे में भी सब कुछ जानना है, यूक्रेन के बारे में भी जानना है, संघर्ष का कारण क्या है, क्या हुआ था वो जानना है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं ये जानना है। जो हो रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस है। आपके सामने एक केस आता है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, जैसे आप सरकारी नौकरी में हो मान लीजिए, और एक केस आए आपके सामने कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो आपको केस में छानबीन करनी है सीबीआई की तरह, ईडी की तरह। तो आपको ये सब चीज़ें निकालनी है ध्यान से कि इनका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था है क्या, क्यों हमला कर रहा है, इसके पीछे आर्थिक कारण क्या हैं, सामाजिक कारण क्या हैं, राजनैतिक कारण क्या हैं, वगैरह वगैरह। जैसे कि एक बार मैंने एक रिक्शा ट्रॉली में कुछ टीन की चादरें ले जाती हुई देखी। मैंने पूछा इसका बिल पर्चा पूछ लो, तो मेरा ड्राइवर और मेरे साथ जो पुलिस के कांस्टेबल रहते थे उन्होंने कहा, अरे सर बहुत थोड़ा माल है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का होगा, 4,000 जुर्माना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए क्या करना सर, छोड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, ज़रा इसको रोको, इससे पूछो कि बिल पर्चा है या नहीं, इसके इनवॉइस, इसका जो भी ट्रांजिशन प्रपत्र है वो है या नहीं। कुछ भी नहीं था। रिक्शे वाले का बयान लिया कि ये माल फलाने तेल व्यापारी के यहाँ जा रहा है, जो तेल बेचता है, इससे कनस्तर बनेंगे, उन कनस्तरों में भरकर तेल बेचा जाएगा। अब जो टीन की चादरें थीं उन पर छपा हुआ था XXX ऑयल मिल लिमिटेड, अलीगढ़। यानी कि इससे जब कनस्तर बनेगा तो उस XXX ऑयल मिल अलीगढ़ वाले लोग इसके अंदर तेल भरेंगे और बेचेंगे, और वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी है, नई इकाई है, मैं अलीगढ़ में पोस्टेड था तब की बात है। नई इकाई है यानी कि टैक्स का एग्जेम्पशन लिया हुआ है। जब टैक्स का एग्जेम्पशन है तो टैक्स की चोरी क्यों भाई, बिना बिल पर्चे के कंटेनर क्यों बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक्चुअली नई इकाई का टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला था। 8 साल, 9 साल, 10 साल के लिए कैटेगरी होती थी, तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था, इसके बाद टैक्स लगता था। तो आखिरी के सालों में व्यापारी गड़बड़ किया करते थे। मैंने उस पर संज्ञान ले लिया, उसको जब्त कर लिया और उसको नोटिस भेज दिया व्यापारी को, जो ऑयल मिल था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उनके सारे बही खाते चेक कर लिए और उनके अकाउंट्स रिजेक्ट होने की नौबत आ गई। अकाउंट्स रिजेक्ट होना बहुत बड़ी ख़तरनाक बात होती है व्यापारी के लिए।
नई इकाई का उनका पंजीयन खतरे में पड़ गया, पुराना जितना टैक्स माफ़ी थी वो टैक्स लगने की नौबत आ गई। ये मात्र 8-10 हज़ार रुपये की टीन की शीटों के ऊपर इतना इन्वेस्टिगेशन हो गया। ऐसे ही आप जब तैयारी करते हैं तो छोटी सी चीज़ आपके सामने आती है, उसकी गहराई में आपको घुसना होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, प्री की तैयारी के लिए सर्फिंग करना है, सर्फिंग ऑन द सी शोर। समुद्र के तल से आपको, समुद्र के किनारे से सर्फिंग शुरू करनी है, दूर दूर तक जो है घूम आइए, ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाइए। लेकिन मेंस की तैयारी गोताखोरी है, यानी कुछ खास स्पॉट जो आपने चिन्हित किए हैं उनमें गहरे पानी पैठ, तो गहरे पानी में पैठ के वहाँ तक गहराई में जाना है, तब तेल निकलेगा, तब समुद्र में पता लगेगा कि यहाँ पर पेट्रोलियम है। वही सफलता है आपकी। सरकारी नौकरी में भी यही करना होता है। पूंछ पकड़ के हम लोग पूरा हाथी पार करा लेते हैं। असली तो यही तरीका है। इसी तरह सरकारी नौकरी में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पब्लिक डीलिंग। मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ध्यान देना ज़रा, पूरा वीडियो देख लेना। इतने ज़्यादा जल्दी में किस बात के लिए? प्रधानमंत्री हो कहीं के, कि जो इतना टाइम नहीं है कि एक आईएएस रैंक अधिकारी आपको कुछ पढ़ा रहा है और सार्थक चीज़ें बता रहा है और आपके पास टाइम नहीं है, वीडियो छोड़ के चल दिए। हद है यार वास्तव में। मैं सिलेबस बता रहा हूँ सरकारी नौकरी में, जो आपका सिलेबस है वो कहाँ है, ध्यान से सुनिए। जिस वक्त हम कुर्सी पर बैठते हैं, जिस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर की चेयर पर बैठता था तो क्या करता था? पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग में लोगों से जो बातचीत करता था, उन्हें कन्विंस करता था, उन्हें समझाता था, उन्हें एक्ट और रूल्स की जानकारी देता था, उन्होंने क्या अपराध किए उन अपराधों की जानकारी देता था, कौन से जुर्माने लगेंगे और लग सकते हैं वो बताता था, या उन्हें जो ज्ञान देता था जो वो मांगते थे। ये सब क्या है? इसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संबंध और संप्रेषण, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन। ये प्री के सिलेबस के सेकंड पेपर में रखा हुआ है। जी हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद मैं क्या करता था कि जब जो सरकारी ऑफिस में जो आने वाला व्यक्ति है जनता का, वो अपनी समस्या बताता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिलेबस में पढ़िए, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिलेबस में रखा हुआ है। ये आपको वो टीचर कभी नहीं पढ़ाते जो रीजनिंग मैथ्स पढ़ाते हैं सीसेट में। ये सीसेट का सिलेबस बता रहा हूँ, सेकंड पेपर का, जो आप कभी ध्यान नहीं देते। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। इसी पर तो क्वेश्चन आते हैं कि जब आप वहाँ ऐसे तैनात हों तो आपके सामने ये समस्या आती है, तो वो समस्या दूर कैसे करेंगे? जीएस के फोर्थ पेपर में भी आता है और सेकंड पेपर में प्री में भी आता है। तो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? उसकी फ़ाइल मंगाते हैं, मोटी ताज़ी फ़ाइल होती है, फ़ाइल पलटते हैं, उसकी समस्या को समझते हैं, बड़े ही कम समय में उसकी फ़ाइल को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसकी समस्या क्या रही होगी और समाधान क्या होता है। इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। सिलेबस में रखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन। 30-30 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, 80 में से कॉम्प्रिहेंशन। और आप हैं कि रीजनिंग मैथ्स की तैयारी में लगे रहते हैं, इसीलिए फेल हो जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता पास हो भी गए तो मेंस में धरे रह जाते हैं, क्योंकि मेंस में तो ये आता नहीं है सब रीजनिंग मैथ्स। कॉम्प्रिहेंशन आता है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, फर्स्ट पेपर में भी आता है। जितना आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के जीते जागते उदाहरण हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन होता है कि हम थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को, ज़्यादा से ज़्यादा फाइलों को पढ़े बिना उनको हल्के से सुपरफिशियली देखकर गो थ्रू करें और उनका बर्ड्स आई व्यू लेते हुए समझ लें कि उनमें क्या है। ये कॉम्प्रिहेंशन है। इतना सब करने के बाद फिर हम एक निर्णय लेते हैं, जो निर्णय उसको सुना दिया जाता है। सिलेबस में क्या है? डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण। यही तो सिलेबस है। जो सरकारी नौकरी में आप करते हैं वही सिलेबस है। देखो, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो काम आप भविष्य में करने वाले हैं वो आपको करना आता है या नहीं। मान लीजिए सेना में कपड़े धोने की नौकरी आप अप्लाई कर रहे हैं, बुरा मत मानना, एग्जाम्पल बहुत छोटा सा दे रहा हूँ
छोटा कोई नहीं होता वैसे, लेकिन अगर आप सेना में कपड़े धोने की, सैनिकों के कपड़े धोने की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि नहीं कि आपको कपड़े धोना आता है कि नहीं आता है ना? वहाँ पर आपको ये थोड़ी देखा जाएगा कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स के सवाल हल करने आते हैं कि नहीं आते हैं, कि आप कहें कि कपड़े धोने के लिए मिनिमम योग्यता 5वीं पास है, मैं तो एमए पास हूँ, तो मैं तो बहुत क्वालिफ़ाइड हूँ, मेरा सिलेक्शन तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन मान्यवर अगर कपड़े धोना नहीं आता है, तो नहीं होगा। अगर आप रसोइया के लिए अप्लाई करते हैं, कुक के लिए, तो आपको खाना पकाना आना चाहिए। इसी तरह जब आप सरकारी अधिकारी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग मैंने बोल दिया, डिसीजन मेकिंग, और ये सब चीज़, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात ये। रीजनिंग और मैथ्स क्लरिकल एप्टीट्यूड है। इसके क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि आप अगर क्लर्क बनने लायक हैं, बुरा मत मानना, क्लर्क कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप क्लर्क बनने लायक ही हैं और आप धोखे से आईएएस का एग्ज़ाम देने आ गए हैं, तो आप रीजनिंग मैथ्स देखते ही खुशी से उछल पड़ेंगे और उसी को सॉल्व करने में लगे रहेंगे और फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन इतने होते ही नहीं हैं। 28 क्वेश्चन सही होना चाहिए 80 क्वेश्चन में से, तो 28 क्वेश्चन कभी भी रीजनिंग मैथ्स के नहीं आए हैं, किसी भी साल में गिनती करके देख लीजिए। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड से काम नहीं चलेगा। वेट्स एंड मेजर्स, लंबाई का एप्टीट्यूड जो होता है, ये चीज़ कितनी दूर होगी, ये कमरा जो है वो 15 फीट लंबा है, 8 फीट चौड़ा है और 11 फीट ऊंचा होगा, ये राज मिस्त्री बड़े आराम से बता देगा। इसको कहते हैं लेंथ एप्टीट्यूड, लेंथ नापने का एप्टीट्यूड। वेट्स एंड मेजर्स, ये ईंट जो है वो 1.5 किलो की होगी, ये जो है वो 2.5 किलो का होगा। सनी देओल का हाथ 2.5 किलो का होगा, तो हालांकि वो इतने बार बोल चुका है, घर को ही जान गया है कि 2.5 किलो का हाथ है उसका। तो ये बिना देखे, बिना सही मशीन पे तौले और कोई बता दे कि इसका वजन कितना है, ये मेजर्स का, वेट्स का एप्टीट्यूड होता है। तो वेट्स एंड मेजर्स का एप्टीट्यूड होता है वो सबसे छोटी नौकरियों के लिए एप्टीट्यूड होता है, ज़्यादातर मिस्त्रियों के लिए, कारीगरों के लिए, चपरासियों के लिए, इत्यादि के लिए। इसके बाद एप्टीट्यूड आता है रीजनिंग और मैथ्स का, ये क्लर्कों के लिए होता है। और इसके बाद आता है एप्टीट्यूड ऑफिसर्स का, ये होता है अधिकारियों के लिए, यानी कि उस एप्टीट्यूड में होता है डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो आपके सामने जो क्वेश्चंस होते हैं डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रिहेंशन के भरे पड़े हैं, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन के, कॉम्प्रिहेंशन के, सभी तरह के। लेकिन उसके बीच में रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि छांटा जा सके कि आप लोगों में से जो क्लरिकल एप्टीट्यूड लायक हैं, जो क्लर्क बनने के काबिल हैं, कहीं धोखे से अफसर न बन जाए। इसलिए मैं रीजनिंग मैथ्स कभी नहीं पढ़ाता किसी बैच में, बहुत स्पष्ट बात ये। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सरकारी नौकरी में आपको करना है वही आपको पढ़ना है, वही तौर तरीके आपको पढ़ने में अपनाने हैं, यानी कि जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में करना है वही आपको यहाँ करना है। वहाँ भी आपको एक चीज़ के पीछे पड़ के गहराई में उतर के जानकारी करनी है, वही यहाँ पर आपको करना है। इसी प्रकार से कई चीज़ें विस्तार से बहुत जानकारी करनी होती है। अब आप देख रहे हैं तमाम सारे आजकल मामले चल रहे हैं, न्यूज़ में रहते हैं, तो कितनी विस्तृत छानबीन की जाती है। इसी प्रकार से सिविल सर्विसेज की तैयारी में कुछ टॉपिक बहुत विस्तार से पढ़ने होते हैं और कुछ टॉपिक बहुत ही छोड़ देने होते हैं, कुछ टॉपिक मध्यम दर्जे के पढ़ने होते हैं। ये सब मैं अपने पेड क्लासेस में बताता हूँ। आप नहीं आते पेड क्लासेस में, आपकी मजबूरी होगी, नहीं तो आप ज़रूर आते, मैं ये जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं फ्री क्लासेस को बंद नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने 1100 फीस लेकर पेड क्लास कर दिए थे, ये बाद मेरा मन नहीं माना, इन क्लासेस को भी सबके लिए ओपन कर दिया। जो लोग 1100 भी जमा नहीं कर पाए थे उनके लिए भी मैंने ये क्लासेस ओपन कर दिए। P1 बैच और P2 बैच आनंद डिवाइन चैनल पर ओपन कर दिया सभी के लिए, ठीक है। अब इससे कुछ बच्चों को भले ही शिकायत हुई हो कि सर मैंने तो 1100 दिए थे, लेकिन ये लोग जो कुछ नहीं दे रहे हैं इनको भी मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, वो 1100 भी नहीं दे पा रहे हैं, पैसा बनाए नहीं बनता है, तो क्या किया जाए। हाँ, बस एक आश्चर्य मुझे है, जब मैं अपने सारे बैच की फ़ीस यहाँ बताता हूँ तो उसके बाद फिर आप फ़ीस पूछते क्यों हैं, कि बाद में कहते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपका पेड क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो फ़ीस पूछते हैं, मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं फ़ीस बताता हूँ,
फिर उसके बाद आप 4 बातें पूछते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ और अंत में निकलता निष्कर्ष यही है कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो बेटे पहले से ही आपको पता था कि बैच जो है वो 79,000 का है या बैच 49,000 का है या बैच 1,89,000 का है, 189 का, हाँ, या बैच 1,49,000 का है, 149 का। ये तरह-तरह के बैचेज़ हैं अलग-अलग। प्लैटिनम बैच 189 का है, 149 का गोल्ड बैच है बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो डिफरेंस है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है 50,000। और जो एक्सट्रीम ओरा बैच है वो 79,000 का है, उसमें से पार्ट 1 है एक्सट्रीम ओरा का। जीएस का बैच जो है वो 49,000 का है और 15,000 का जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच है, 15,000 का थॉट प्रोसेस बैच है, 15,000 का टेस्ट सीरीज़ है, जो कि 11,000 में मिल जाएगी अगर आप स्टोर पे आते हैं। लिंक मुझसे पूछिए 9540497415 पर। तो मैंने सारी तो फ़ीस बता दी आपको। अब आप वहाँ पर फिर पूछते क्यों हैं? ये थोड़े से आश्चर्य की बात है। जब फ़ीस आपको पता है और आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अगर बाय द वे जो लोग नहीं कर सकते, तो फिर आप फिर पूछ के टाइम वेस्ट अपना और मेरा क्यों करते हैं? मेरा तो बहुत कीमती टाइम है, आपका मुझे नहीं पता। मेरा विचार तो ये है कि आपका टाइम मुझसे भी ज़्यादा कीमती है। मैं कौन-सा एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन आपका समय तो मुझसे भी ज़्यादा कीमती है। तो बेटे जब सारी चीज़ें पता हैं और अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है, तो ये तो ईश्वर की देन है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। निःशुल्क जितना मैं दे सकता हूँ उतना दे रहा हूँ, लेकिन अकेले इस निःशुल्क से कुछ हो जाएगा? तो 6 साल से मैं देख रहा हूँ कुछ हुआ है नहीं है। 1-2 लोग कभी-कभार कोई सफलता की सूचना दे दिया करते हैं, बस बाकी तो और कुछ नहीं है। तो ये रेशियो तो बहुत ही कम कम है। प्रॉपर पढ़ने के लिए प्रॉपर बैच में आइए, प्रॉपर बैच में आएँगे तो प्रॉपर ज्ञान मिलेगा, प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे तो प्रॉपर सिलेक्शन होगा। ये तो मन समझाना है, 6-6 साल से आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, रिज़ल्ट ज़ीरो है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये मेरी कोई कमी नहीं है, ये तो आपकी तरफ से कमी है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ने के तरीके मैंने बताए हैं, आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? थैंक यू।